आजकल कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि मिडिल ईस्ट में ईरान क्राइसिस के बाद भारत काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इंडियन रुपीस काफी प्रेशर में आ गया है। फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत की मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस को लेकर भारत सरकार की चिंता बढ़ते जा रही है और ऊपर से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज भी भारत के लिए पहले जैसी फ्रेंडली नजर नहीं आ रही हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहेंगे कि भारत की ग्लोबल पोजीशन काफी कमजोर हो रही है। इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर भारत लगातार कमजोर हो गया है। लेकिन अगर हम भारत का इतिहास देखें तो ये पहली बार नहीं है जब भारत के खिलाफ ऐसी डाउट्स पैदा करने की कोशिश की गई हो। 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस से लेकर साल 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड पैंडेमिक और कई सारे ग्लोबल क्राइसिस के दौरान भी भारत के कई सारे एक्सपर्ट्स और ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने इसी तरह से भारत को लेकर काफी नेगेटिव प्रेडिक्शंस की थी, काफी नेगेटिविटी फैलाई जाती थी। लेकिन हर बार भारत ने न सिर्फ उन सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभर कर पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। आज बाकी देश बेशक भारत के ऊपर डाउट करें, लेकिन रशिया अच्छी तरह से जानता है कि भारत की क्या ताकत है और भारत क्या करने की हिम्मत रखता है। इसीलिए पाकिस्तान ने एक रिक्वेस्ट को लेकर रशिया के पास किया था। पाकिस्तान ने चाइना की मदद से अपनी सिफारिश करवाने की भी कोशिश की, लेकिन रशिया ने पाकिस्तान को अपने दरवाजे से खाली हाथ वापस भेज दिया है। इसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी को भारत के लोगों से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। एक ऐसा इंसिडेंट हो गया है। ईरान वॉर के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जिसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड न्यूज आ रही हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन आर्मी को लेकर, भारतीय सेना को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई है, पहले वो डिस्कस करते हैं। रेफरेंस लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। ये जो विजुअल्स आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये आ रहे हैं नासिक, महाराष्ट्र से। नासिक में इंडियन आर्मी का कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल है जहां पर ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी की एविएशन विंग के एक पायलट भरत भारद्वाज ने पासिंग आउट परेड कंप्लीट करने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को न सिर्फ वहां पर इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म में प्रपोज किया, बल्कि प्रपोज करने के बाद हेलीकॉप्टर के साथ वहां पर फोटोज भी क्लिक करवाई गई और ये सारे विजुअल्स उसके बाद ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर डाले गए। सोशल मीडिया के ऊपर पिक्चर्स और वीडियोस आने के बाद ये सारी विजुअल्स आग की तरह पूरे भारत में फैल गई, जिसके बाद इस रोमांटिक जेस्चर के लिए, वो भी हेलीकॉप्टर के साथ फोटोशूट करवाने के लिए, पायलट कैप्टन भरत भारद्वाज की काफी आलोचना हो रही है। कई सारे चैनल्स ने भी इसको कवर किया है, जिसमें कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स इसको गलत बोल रहे हैं और कुछ इसको इग्नोर कर एक गलती माफ करने के लिए भी कह रहे हैं। लेकिन इस बीच न्यूज आ रही है कि इंडियन आर्मी ने इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है। इंडियन आर्मी का कहना है कि वो इस एक्शन को अप्रूव इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बैकग्राउंड में हेलीकॉप्टर विजिबल है। ये अपने आप में सेना के कई सारे रूल्स का उल्लंघन करना है, इसलिए कैप्टन भरत भारद्वाज से इस एक्शन के लिए एक्सप्लेनेशन मांगी गई है। इंडियन आर्मी ने कहा है कि सेना के मिलिट्री इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल खुद की सोशल मीडिया पोस्ट में करने के खिलाफ काफी सख्त और पहले से नियम, कानून और प्रोटोकॉल्स हैं। कुछ SOPs होती हैं जो सभी सोल्जर्स को फॉलो करनी होती है और हम समझते हैं कि लोकेशन और ओकेजन ये दोनों ही अप्रोप्रिएट यानी कि उचित नहीं थे। ये कहना है इंडियन आर्मी का। अब अगर हम न्यूट्रल होकर देखें तो इस मामले में दो अलग अलग पहलू नजर आते हैं। एक तरफ एक यंग आर्मी पायलट है जिसने अपनी जिंदगी के खास मोमेंट को सेलिब्रेट करने की कोशिश की और दूसरी तरफ प्रोफेशनल और डिसिप्लिन इंडियन आर्मी है जिसके कुछ रूल्स और SOPs हैं और इनको हर परिस्थिति में फॉलो करना जरूरी होता है। नो डाउट कि कैप्टन भरत भारद्वाज की मंशा बिल्कुल गलत नहीं होगी, लेकिन जब बात मिलिट्री यूनिफॉर्म, डिफेंस एसेट्स और सेंसिटिव मिलिट्री लोकेशंस की आती है तो फिर नियमों को सख्ती से लागू करना ही पड़ेगा। इसलिए भारतीय सेना ने भी तुरंत इस मामले में संज्ञान लेते हुए एक्सप्लेनेशन मांग ली है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आर्मी इस मामले में क्या फैसला लेती है। क्या इसको एक इमोशनल मोमेंट में एक छोटी सी गलती मानकर केस को क्लोज कर दिया जाएगा या फिर डिसिप्लिन और प्रोटोकॉल को मजबूत बनाए रखने के लिए कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए। इंडियन आर्मी के एक्शन लेती है हम वो भी आपको बता देंगे, लेकिन आपका इस पूरे मामले में क्या मानना है? क्या इस यंग पायलट को एक वार्निंग देकर छोड़ देना चाहिए, हाँ या फिर ना कार्रवाई करनी चाहिए एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, ताकि दोबारा ऐसा कोई कुछ ना करे? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और नेपाल को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। नेपाल की रूलिंग पार्टी RSP चीफ लामी शाने का भारत में भव्य स्वागत करने के बाद अब नेपाल और भारत के रिलेशंस को लेकर एक पॉजिटिव न्यूज आ रही है। न्यूज आ रही है कि नेपाल की नई गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर शिशिर खनाल भारत की 2 दिन की यात्रा पर आ रहे हैं, जो कि 6 जून को स्टार्ट होनी है। एक दिन के बाद नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बालन शाह की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बाद भारत के नेपाल के साथ रिश्ते लगातार खराब हो रहे थे। उन्होंने न सिर्फ भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री सर के साथ मुलाकात करने से इनकार कर दिया था, बल्कि अपने विदेश मंत्री को भारत भेजने से भी मना कर दिया था।
लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नेपाल की रूलिंग पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चीफ राबी लामिछाने का भारत में भव्य स्वागत और जो प्रोटोकॉल बीजेपी पार्टी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी, जयशंकर सर, अजीत डोवाल सर और बाकी सीनियर लीडर्स ने दिया है, उसके बाद कुछ पॉजिटिव और सकारात्मक रिस्पॉन्स आते दिखाई दे रहा है। अच्छी बात यह है कि भारत सरकार बालन शाह की स्टेटमेंट के कारण नाराज होकर नहीं बैठी। एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा रास्ता ढूंढ लिया गया और अब परिणाम सबके सामने है। नेपाल की राजनीति में भले ही कुछ नेता भारत के खिलाफ वहां पर स्टेटमेंट्स देकर हेडलाइन बनाने की कोशिश करें, लेकिन भारत को पता है कि पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते, खासकर नेपाल के साथ, किसी भी एक व्यक्ति या फिर एक बयान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। इसीलिए पेशेंस और मैच्योरिटी के साथ काम लिया गया। नेक्स्ट अपडेट आ रही है मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। जैसा कि हम पिछले 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की पोस्ट के ऊपर हमला किया था, जिसके बदले में ईरान ने कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया था और इस हमले में एक इंडियन की जान गई और 60 से ज्यादा लोग अभी तक घायल हो गए हैं। ईरान के इतने बड़े हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के ऊपर कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं की है। कुवैत, बहरीन और यूएई के ऊपर हमलों के बाद अमेरिका अभी तक चुपचाप बैठा हुआ है, जिसके ऊपर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि ईरान के हमले में एक व्यक्ति की जान चले गई है, जबकि 60 से ज्यादा काफी गंभीर हो गए हैं, यानी घायल हो गए हैं। अब ये तो सीधा सीधा सीज फायर का उल्लंघन करना हुआ। अगर ईरान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, फिर अमेरिका क्यों नहीं ईरान के ऊपर जवाबी कार्रवाई कर रहा है? अब इसके जवाब में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सीनियर ऑफिशियल्स को कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ सीज फायर को खत्म करने के बारे में तभी सोचेंगे जब ईरान डायरेक्ट रूप से अमेरिकन मिलिट्री के सोल्जर्स को नुकसान पहुंचाएगा या फिर उन्हें मारेगा। जब तक अमेरिका के सोल्जर्स की कैजुअलिटीज नहीं होती हैं, अमेरिका सीज फायर को फॉलो करता रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि रीजन में छोटी मोटी झड़पें चलती रहेंगी, उनसे उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ईरान के साथ सीज फायर तभी तोड़ेंगे जब अमेरिका के सैनिक की जान जाएगी, और जब तक वो नहीं जाती है तब तक सीज फायर बना रहेगा। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। अब इसका मतलब है कि गल्फ कंट्रीज में बाकी देशों के ऊपर ईरान जितने मर्जी हमले कर ले, वहां पर भारत, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत या और किसी देश के जितने मर्जी लोगों की कैजुअलिटीज हो जाएं, डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए यूएस सोल्जर्स ही मैटर करते हैं, उनकी जान नहीं जानी चाहिए। ट्रंप को बस यही सुनिश्चित करना है। अब इसका यह भी मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से ईरान को खुली छूट दे रहे हैं कि ईरान गल्फ कंट्रीज के ऊपर वहां पर जितने मर्जी हमले कर सकता है और अमेरिका को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अमेरिका की सेना की कैजुअलिटीज नहीं होनी चाहिए। दिन ब दिन जिस तरीके से सीज फायर की टॉक्स लंबी खींच रही हैं, अब ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में इस लड़ाई को रशिया यूक्रेन वॉर की तरह और कई महीनों तक लंबा खींचने के मूड में है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रशिया, भारत और पाकिस्तान को लेकर। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने रशिया से डिमांड की थी रशिया पाकिस्तान के साथ मिलकर उनके साथ उनके देश में JF-17 फाइटर जेट्स के अंदर फिट होने वाले रशियन ओरिजिन के RD-93 इंजन्स के लिए एक डेडिकेटेड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी सेटअप करे, जिसको कहा जाता है MRO फैसिलिटी, जहां पर उन इंजन्स की मेंटेनेंस, उनको रिपेयर करने, उनके ओवरहॉल या फिर उनको अपग्रेड करने की सारी फैसिलिटीज पाकिस्तान के अंदर ही अवेलेबल हो। चाइना की मदद से पाकिस्तान जो JF-17 फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर करता है, उनके अंदर रशिया के RD-93 इंजन फिट होते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस इंजन को डायरेक्ट रशिया से परचेज नहीं करता है। रशिया पहले ये इंजन चाइना को सप्लाई करता है और फिर चाइना इसको आगे पाकिस्तान को ट्रांसफर करता है। ऐसे में बाकी पूरे JF-17 फाइटर जेट की मेंटेनेंस, रिपेयर और उसके अपग्रेड्स का काम पाकिस्तान खुद ही कर लेता है, लेकिन इंजन के एडवांस्ड ओवरहॉल, टेक्निकल एक्सपर्टीज और OEM सपोर्ट के लिए पाकिस्तान को हमेशा चाइना के पास जाना पड़ता है और इनडायरेक्टली रशिया के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। पाकिस्तान चाहता है कि उसके पास JF-17 फाइटर जेट्स के RD-93 इंजन्स की खुद की फुल स्केल फैसिलिटी हो, ताकि कल को अगर रशिया के ऊपर सैंक्शंस या फिर कड़े प्रतिबंध लग जाएं, सप्लाई चेन रुक जाए या फिर चाइना किसी वजह से सपोर्ट ना करे, तो भी उसके जो JF-17 फाइटर जेट्स हैं, ये सारे इंजन की खराबी के कारण ग्राउंड ना करने पड़े, यानी कि जमीन के ऊपर खड़े ना करने पड़े। लेकिन न्यूज आ रही है कि रशिया ने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है और पाकिस्तान से कहा है कि वो पाकिस्तान में इंजन्स की डायरेक्ट MRO फैसिलिटी नहीं खोलेगा। अब रशिया को यहाँ पर यह एहसास है कि JF-17 में रशियन ओरिजिन के इंजन्स के कारण पहले से भारत के अंदर नाराजगी है। अब अगर रशिया इन इंजन्स के लिए पाकिस्तान के अंदर एक डेडिकेटेड MRO फैसिलिटी खोल देता है, तो फिर भारत की नाराजगी आसमान छू जाएगी। मसला ये था कि जब रशिया चाइना को JF-17 फाइटर जेट्स के लिए RD-93 इंजन्स दे रहा था, उसमें रशिया ने चाइना को इस इंजन के री एक्सपोर्ट राइट्स भी दिए थे। उस समय रशिया को पैसों की सख्त जरूरत थी। ऐसे में रशिया ने बस एक ही कंडीशन रखी थी कि चाइना बस JF-17 फाइटर जेट्स में ही ये RD-93 इंजन फिट करके एक्सपोर्ट कर सकता है, अकेले इंजन को री एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। रशिया का डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं था, बल्कि केवल चाइना के साथ था।
लेकिन चाइना ने अपना ये JF-17 फाइटर जेट प्रोग्राम पाकिस्तान को गिफ्ट कर दिया। चाइना खुद अपने लिए JF-17 फाइटर जेट्स इस्तेमाल ही नहीं करता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ लाइसेंस्ड प्रोडक्शन कर इनको अकेले पाकिस्तान को ही बेचता है। गुड न्यूज ये है कि रशिया पाकिस्तान के इंजन्स को डायरेक्ट खुद ही फैसिलिटेट नहीं करेगा। पाकिस्तान में MRO फैसिलिटी नहीं खुलेगी और पाकिस्तान को अपने JF-17 फाइटर जेट्स के इंजन की रिपेयर, मेंटेनेंस एंड ओवरऑल के लिए हमेशा चाइना के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ेगा और हमेशा चाइना जाना पड़ेगा। वैसे अगर यहाँ पर रशिया की जगह अमेरिका होता या डोनाल्ड ट्रंप होते तो अभी तक ग्राउंड के ऊपर अमेरिका इस MRO फैसिलिटी की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर देता। बस यही डिफरेंस है रशिया और अमेरिका के बीच। रशिया और भारत के रिश्ते सिर्फ डिफेंस डील्स, ट्रेड डील्स या बिजनेस टॉक तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के रिश्ते कई दशकों पुराने स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट और भरोसे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसलिए भारत के लोग अमेरिका से कई गुना ज्यादा रशिया को पसंद करते हैं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।